हेलो फ्रेंड्स, विद्या गेन एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर मैं दीपक ओगना फिर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज़ में हम चर्चा कर रहे हैं एनसीईआरटी की पॉलिटिकल साइंस की बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस पुस्तक के 6वें अध्याय लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट के बारे में। तो अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सामने जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहें और आप इसी प्रकार अपनी स्टडी को हमारे साथ जारी रख सकें। तो आज का जो हमारा अध्याय है वह है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट इस अध्याय का नाम अवश्य है, लेकिन इसका जो मूल अर्थ है वह है आपातकाल। देश में आपातकाल के बारे में यह अध्याय है। इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि आपातकाल क्यों लगाया गया, क्या ऐसी परिस्थितियां हुई, क्या ऐसे संदर्भ थे जिनके कारण देश में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी, आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ, आपातकाल के राजनीतिक परिणाम क्या हुए और आपातकाल के बाद देश में क्या बदलाव आए, आपातकाल से देश ने क्या सबक सीखा। इन सारे बिंदुओं पर इस अध्याय के अंतर्गत हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आज का जो वीडियो हमारा है वो है आपातकाल की पृष्ठभूमि के बारे में कि आपातकाल लगाने की जो घटना हमारे देश में 25 जून 1975 की मध्यरात्रि को हुई, उस घटना की पृष्ठभूमि में वो कौन सी घटनाएं हैं जिन घटनाओं का परिणाम या जिन घटनाओं की परिणति 25 जून 1975 की मध्यरात्रि को सरकार के द्वारा लगाए गए आपातकाल के रूप में सामने आई। हम जानते हैं, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि किस तरह इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को पुनर्स्थापित किया, दोबारा से स्थापित किया, मजबूती के साथ स्थापित किया। साथ ही हमने ये भी जाना कि इंदिरा के नेतृत्व वाली कांग्रेस तथा पुरानी कांग्रेस में अंतर था। लोकप्रियता दोनों पार्टियों की जरूर समान थी, लेकिन इन दोनों ही पार्टियों में मूल अंतर था। जो पुरानी कांग्रेस थी उसके बारे में हमने पढ़ा है कि उस कांग्रेस में तनाव एवं संघर्ष को पचा लेने की क्षमता थी, लेकिन जो ये नई कांग्रेस थी, इस नई कांग्रेस में इस क्षमता का अभाव था। और इसी दोनों कांग्रेस पार्टियों की जो प्रकृतियां हैं उनके अंतरों का ज़्यादा विस्तृत परिणाम, जो विस्तृत परिणाम है वो निकलकर 1973 के बाद और 1975 के बीच की देश में होने वाली घटनाओं के रूप में निकलकर सामने आया। हमने पढ़ा 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना आप को पुनर्स्थापित किया। उसके बाद बांग्लादेश युद्ध में विजय के साथ ही इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में 4 चांद लग गए। उसके बाद 1972 के चुनाव में इंदिरा के नेतृत्व में कांग्रेस ने लगभग संपूर्ण राज्यों में अपनी विजय प्राप्त की और इंदिरा गांधी ने अपनी राजनीतिक हैसियत में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि करते हुए अपने राजनीतिक कौशल का परिचय दिया। इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो इस अध्याय का संदर्भ निकल कर आ रहा है वो पिछले ही अध्याय से है कि पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस के बीच में जो अंतर था वो यही था कि पुरानी कांग्रेस में तनाव एवं संघर्ष को पचा लेने की क्षमता थी। इस क्षमता का अभाव इंदिरा के नेतृत्व वाली नई कांग्रेस में नहीं था। और 1973 और 1975 के बाद बीच में जो ये घटनाएं हुई, इन घटनाओं में वह अंतर साफ निकलकर दिखाई दे जाता है। इन घटनाओं का जो अंतर का परिणाम निकलकर सामने आया, उसने एक ऐसी संवैधानिक इतिहास में एक ऐसी बात को दर्ज कर लिया जिसे हम आपातकाल कहते हैं, जिस दौरान देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार देश की चलाई जा रही शासन पद्धति एवं पूरे तंत्र पर ही जिसने एक प्रकार से प्रहार कर दिया, उस पर हमला कर दिया, उस घटना को हम आपातकाल कहते हैं। 1973 और 1975 के बीच हुई घटनाओं की जो परिणति है वही आपातकाल के रूप में सामने आई। आमतौर पर हमारे मस्तिष्क में आपातकाल को लेकर यह धारणा बनती है कि कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि या प्रकृति के द्वारा होने वाली ऐसी घटना जिसमें बड़ी मानवीय त्रासदियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपातकाल से आशय देश में
होने वाली अंदरूनी गड़बड़ियों के आधार पर सरकार ने आपातकाल की घोषणा की। आपातकाल के दौरान क्या हुआ, उसके क्या परिणाम हुए, इन सब के बारे में इस अध्याय में हम क्रमशः चर्चा करेंगे। हम आज के इस चर्चा को शुरू करते हैं आपातकाल की पृष्ठभूमि के साथ। आपातकाल की पृष्ठभूमि में हम जाएं कि हमने देखा कि इंदिरा गांधी एक ताकतवर और कद्दावर नेता के रूप में देश की राजनीति में उन्होंने अपना प्रभुत्व कायम किया। इस दौर में 1971 में इंदिरा गांधी की विजय और उससे पहले कांग्रेस की टूट के बाद दलीय प्रतिस्पर्धा और ज़्यादा तीखी हो गई और दलीय राजनीति में ध्रुवीकरण तेज गति से होना आरंभ हुआ। इस दौर में जो महत्वपूर्ण दूसरी घटना जिसको हम आपातकाल की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण मान सकते हैं वो है न्यायपालिका और सरकार के बीच में होने वाला तनाव एवं संघर्ष। इस दरमियान न्यायपालिका और सरकार के रिश्तों में खटास आई। सरकार के कुछ कदमों को न्यायपालिका ने संविधान के विरुद्ध माना। विशेषकर सरकार का यह कहना था कि गरीबों एवं जनता के लोक कल्याण के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए उसके अनुरूप जन कल्याण की नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में सरकार, संसद कटौती कर सकती है, उसमें कमी कर सकती है और या उसमें बदलाव कर सकती है। न्यायपालिका ने सरकार के इन पहल कदमियों को स्वीकार नहीं किया और उसके इन कदमों को असंवैधानिक माना। इसका रिजल्ट निकलकर 1973 में आया, जिसके बारे में पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि 1973 में मौलिक अधिकारों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला आया, जो भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे प्रख्यात और चर्चित मामला, मशहूर मामला है केशवानंद भारती मामला। तो 1973 में केशवानंद भारती मामले में न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया कि सरकार मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं कर सकती, छेड़छाड़ नहीं कर सकती और इसी फैसले के दौरान संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया गया कि संविधान की एक मूल संरचना है, एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है और सरकार संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के इस मौलिक ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकती और मौलिक अधिकारों को भी संविधान के इसी मौलिक ढांचे का अंग माना गया। तो इस प्रकार 1973 में न्यायपालिका और सरकार के बीच में जो तनाव था उसका एक रूप निकलकर सामने आया जब न्यायपालिका ने सरकार के इस कदम को संविधान के विरुद्ध माना। कांग्रेस पार्टी तथा सरकार ने न्यायपालिका के द्वारा दिए गए इस निर्णय को लोकतंत्र के खिलाफ बताया और संसद की सर्वोच्चता के खिलाफ बताया। कांग्रेस का कहना था कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की चुनी हुई संसद के पास सर्वोच्चता है, उसके पास देश के शासन के संचालन की सर्वोच्च शक्ति है और कहीं ना कहीं न्यायपालिका के द्वारा इस प्रकार लोक कल्याण के कार्यक्रमों को रोक देने वाले फैसले कहीं ना कहीं लोकतंत्र और संसद की सर्वोच्चता के खिलाफ हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना था। कांग्रेस पार्टी का यह भी कहना था कि सर्वोच्च अदालत अथवा अदालत एक यथा स्थितिवादी संस्था है, वो स्थितियों को वैसे ही रहना देना चाहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहती और इस प्रकार से यह संस्था गरीबों के हितों के कार्यक्रमों को रोकने का काम कर रही है, उसकी राह में रोड़े अटकाने का काम कर रही है। तो इस प्रकार सरकार के द्वारा न्यायपालिका को गरीबों के हितों के कार्यक्रमों में रोड़े अटकाने वाली संस्था के रूप में सरकार के द्वारा न्यायपालिका पर आरोप लगाए गए। इसी दरमियान विपक्ष और सरकार के बीच में जो प्रतिस्पर्धा, नोक-झोंक होती थी वह ज़्यादा ध्रुवीकृत और तीखी हो गई। खासकर कांग्रेस के विभाजन के बाद दलीय प्रतिस्पर्धा ज़्यादा तीखी और ध्रुवीकृत हो गई। विपक्षी पार्टियां इस दौर में सरकार पर यह आरोप लगाने लगी कि सरकार अपने सरकारी प्राधिकार का निजी प्राधिकार की तरह उपयोग कर रही है। सरकार सरकारी प्राधिकार का निजी प्राधिकार की तरह उपयोग करने का विपक्ष के द्वारा सरकार पर आरोप लगाए जाते थे। इस दौर की ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अब चर्चा को शुरू करेंगे आर्थिक संदर्भों के बारे में।
कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट अर्थात आपातकाल लगने के जो कारण हैं उसके आर्थिक संदर्भ क्या हैं, यानी कि वो आर्थिक घटनाक्रम, आर्थिक परिस्थितियां कौन सी हैं जिन्हें कहीं ना कहीं हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट के कारणों के रूप में, उसके संदर्भों के रूप में पढ़ सकते हैं। हमने जाना है कि 1971 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस लोकसभा के चुनाव में इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ के सकारात्मक कार्यक्रम और नारे के साथ ही इंदिरा गांधी ने देश भर में भारी जीत अर्जित की। बहरहाल बाद के कुछ वर्षों में भी देश की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया, अर्थात गरीबी हटाओ के नारा एक नारे के रूप में रह गया और देश की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में कोई खास ज़्यादा बदलाव नहीं आया। इसी दौरान 1971 में बांग्लादेश युद्ध के साथ हमें विजय अवश्य मिली, लेकिन बांग्लादेश युद्ध का जो प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, उससे भी देश की आर्थिक कठिनाइयों में इजाफा हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये हुआ कि इस युद्ध के दौरान ही अकेले पूर्वी पाकिस्तान से 80 लाख शरणार्थी भारत में आ गए। देश में इस दौरान वैसे ही खाद्यान्न का संकट था और बांग्लादेश युद्ध की आर्थिक कठिनाइयों का भार देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ चुका था। इस दौर में 80 लाख लोगों का भार देश को और ज़्यादा वहन करना पड़ा। पाकिस्तान के साथ युद्ध होने के बाद अमेरिका के द्वारा भारत की हर प्रकार की सहायता को बंद कर दिया गया। साथ ही इस दौर में 1973 में अरब और इजराइल युद्ध के कारण अरब देशों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी इजाफा किया गया। कच्चे तेल की कीमतों में भारी इजाफा होने का देश के घरेलू बाजार पर भी असर पड़ा। देश में वस्तुओं एवं खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि होने लग गई। अगर हम बात करें 1973 की, 1973 की, तो 1973 में वस्तुओं की कीमतों में 23% इजाफा हुआ। 23% सामानों की कीमतों में वृद्धि हो गई। 1974 में सामानों की कीमतों में होने वाली वृद्धि अर्थात महंगाई 30% ज़्यादा सामानों की कीमतें हो गई। 1974 में सामानों की कीमतें 30% ज़्यादा हो गई। इसी दौरान देश में औद्योगिक उत्पादन भी कम हो गया। औद्योगिक उत्पादन, निर्यात में कमी दर्ज की गई। औद्योगिक विकास मंद हो गया। औद्योगिक विकास मंद होने से तथा औद्योगिक उत्पादन में कमी आने के कारण देश में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हुई, बेरोजगारी में वृद्धि हुई। सरकार ने इन सारी स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए अथवा अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए उस समय यह निर्णय लिया कि कर्मचारियों को वेतन को रोकने का निर्णय लिया। कर्मचारियों का वेतन रोकने से असंतोष पनपा, असंतोष में और ज़्यादा वृद्धि हुई। इसी दरमियान मानसून की असफलता के कारण, कम वर्षा के कारण, मानसून में कमी के कारण देश में खाद्यान्न के उत्पादन में भारी गिरावट देखी गई। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन 8% से भी 8% कम हो गया। इन सारी परिस्थितियों और आर्थिक विपन्नताओं की स्थितियों ने जनता के बीच असंतोष को जन्म दिया। असंतोष और जनता का आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता गया और विपक्षी पार्टियों ने जनता के इस आक्रोश का नेतृत्व किया। उन्होंने इस आक्रोश की अगुवाई की। इसी दौरान देश में नक्सलवाद का उदय हुआ और नक्सलवाद ने देश में पश्चिम बंगाल से शुरू होकर देश के कई राज्यों में अपने पैर पसार लिए। तो नक्सलवाद का उदय भी इसी दौर की एक प्रमुख घटना है और असंतोष का ही एक रूप इसे कई बार कहा जाता है। इस दौर की एक और जो महत्वपूर्ण घटना है वह घटना है 1974 में होने वाली रेल हड़ताल। 1974 में देश की आज़ादी के बाद से लेकर ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी देश में वस्तुओं एवं व्यक्तियों की आवाजाही का सबसे बड़ा सामान रेलवे अगर ठप हो जाए तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के ही ठप होने अथवा मंद होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। लेकिन मई 1974 में बोनस एवं सेवा शर्तों से संबंधित मांगों को लेकर देश भर के
रेल कर्मचारियों ने राष्ट्रीय समन्वय समिति, जिसका नेतृत्व किया था जॉर्ज फर्नांडीज, जो बाद में देश की रक्षा मंत्री भी रहे और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इन्होंने कैबिनेट में स्थान ग्रहण किया। तो जॉर्ज फर्नांडीज के नेतृत्व में मई 1974 में रेलवे कर्मचारियों ने बोनस एवं सेवा शर्तों को लेकर देशव्यापी रेल हड़ताल का आह्वान किया। इस दौर में सरकार ने हड़ताल को अवैधानिक माना, सरकार ने इसको अवैधानिक माना और कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बहरहाल 20 दिनों तक ये रेल हड़ताल जारी रही। इस रेल हड़ताल से कर्मचारियों के बीच में और मजदूरों के बीच में असंतोष ने जन्म लिया, क्योंकि देश का सबसे बड़ा लोक उद्यम, सरकार का सबसे बड़ा उद्यम 20 दिनों तक पूरी तरह से उसमें कामकाज ठप रहा। तो कहीं ना कहीं असंतोष में वृद्धि का 1974 में होने वाली रेल हड़ताल भी बड़ा एक कारण रही। अब हम चर्चा करेंगे इस दौर के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। कहीं ना कहीं जिन बिंदुओं ने इस पूरी घटनाओं के संदर्भ में अथवा सरकार के खिलाफ उत्पन्न असंतोष और आक्रोश के माहौल को एक राजनीतिक चरित्र देने का कार्य किया। और ये दोनों ही जो घटनाएं हैं, ये दोनों ही आंदोलन हैं, गुजरात और बिहार से हैं। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है गुजरात और बिहार के छात्र आंदोलन। 1974 में दोनों ही प्रांतों गुजरात और बिहार में छात्रों के द्वारा अपनी अपनी सरकारों के खिलाफ, प्रदेश की कांग्रेस सरकारों के खिलाफ, महंगाई के विरुद्ध, बेरोजगारी के विरुद्ध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध छात्रों के द्वारा दोनों ही प्रांतों में छात्र आंदोलन हुए। गुजरात प्रांत में जनवरी 1974 में गुजरात के छात्रों के द्वारा गुजरात की सरकार के विरुद्ध खाद्यान्न की महंगाई, खाद्य पदार्थों की कमी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर छात्रों ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन को विपक्षी पार्टियों का सहयोग मिलने के बाद इस आंदोलन ने विकराल रूप धारण कर लिया। आक्रोश और आंदोलन का स्वरूप नियंत्रण से बाहर होता चला गया और इन सारी स्थितियों को काबू करने के लिए केंद्र सरकार को गुजरात राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। विपक्षी पार्टियों ने मांग की कि प्रदेश सरकार को भंग करके विधानसभा के नए सिरे से चुनाव कराए जाएं, इस सरकार को हटा दिया जाए और विधानसभा के नए सिरे से चुनाव कराकर गुजरात में नई सरकार की स्थापना की जाए। विपक्षी नेता और कांग्रेस पार्टी के लीडर मोरारजी देसाई ने सरकार को चेतावनी देते हुए ये कहा कि अगर गुजरात विधानसभा के लिए दोबारा से चुनाव नहीं कराए जाते हैं तो वह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। विपक्षी पार्टियों तथा छात्रों के आंदोलन के दबाव को मद्देनज़र रखते हुए गुजरात में नए सिरे से विधानसभा के चुनाव कराए गए। 1975 में गुजरात विधानसभा के चुनाव हुए और इस चुनावों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव करने वाला प्रदेशों बिहार और गुजरात दोनों ही प्रदेशों की राजनीति तथा राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव करने वाले दूसरे महत्वपूर्ण आंदोलन का अब हम जिक्र करेंगे, वह है बिहार आंदोलन। बिहार में भी गुजरात की ही भांति मार्च 1974 में सरकार के विरुद्ध, प्रदेश सरकार के विरुद्ध महंगाई, भ्रष्टाचार और बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर बिहार के छात्रों ने मार्च 1974 में प्रदेश सरकार के विरुद्ध आंदोलन का बिगुल बजा दिया। छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया। धीरे धीरे छात्र आंदोलन के साथ समाज के अन्य लोग भी जुड़ने लगे। बिहार के छात्रों के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस आंदोलन का नेतृत्व अथवा इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का जो दायित्व है
वह जयप्रकाश नारायण अथवा जेपी को दे दिया जाए। जेपी एक प्रसिद्ध सोशलिस्ट लीडर थे और सक्रिय राजनीति से दूर हो चुके थे और अब सामाजिक कार्यों में लीन थे। जेपी को इस आंदोलन का नेतृत्व करने का छात्रों के द्वारा निमंत्रण भेजा गया। जयप्रकाश नारायण अर्थात जेपी ने इस निमंत्रण को यह कहते हुए स्वीकार किया कि ये जो बिहार आंदोलन है, बिहार का छात्र आंदोलन है, एक तो यह आंदोलन पूर्ण रूप से अहिंसक रहेगा तथा दूसरा उन्होंने यह कहा कि यह आंदोलन केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। बिहार तक केवल सीमित नहीं रहेगा तो इसका आशय यह है कि यह इस आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रव्यापी होगा, पूरे देश तक इस आंदोलन का प्रसार किया जाएगा। छात्रों के द्वारा जेपी की दोनों ही बातों को स्वीकार कर लिया गया और इस प्रकार जयप्रकाश नारायण बिहार के छात्र आंदोलन के अगुवा हो गए। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में होने वाला बिहार का छात्र आंदोलन धीरे धीरे इस आंदोलन का प्रभाव बिहार के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने लगा। जयप्रकाश नारायण ने बिहार की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। आंदोलन का स्वरूप धीरे धीरे राजनीतिक होने लगा और राजनीति के साथ साथ इस आंदोलन में एक राष्ट्रव्यापी अपील आ गई। जयप्रकाश नारायण के इस आंदोलन के जुड़ने के साथ ही आंदोलन का स्वरूप धीरे धीरे राष्ट्रीय होता चला गया और इसमें एक राष्ट्रव्यापी अपील ने अपना स्थान बना लिया। धीरे धीरे इसका प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ा। इंदिरा गांधी की सरकार ने इस आंदोलन को निजी विरोध से प्रेरित बताया। उनका यह कहना था कि दोनों ही प्रदेशों की सरकारों के विरुद्ध चलाए जा रहे ये आंदोलन इंदिरा गांधी के व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित हैं, इनका जनता के विरोध से कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने इसे निजी विरोध से संबंधित मामला बताया। बहरहाल जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो चलने वाला आंदोलन है, जो आंदोलन उस दौर में चला, वह धीरे धीरे उसका चरित्र राजनीतिक हो गया और उसमें राष्ट्रव्यापी अपील आ गई। मार्च 1975 में जयप्रकाश नारायण ने संसद मार्च, जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया। 1975 में जयप्रकाश के नारायण के द्वारा जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया गया। जयप्रकाश नारायण को उस दौर में समस्त विपक्षी पार्टियों के द्वारा सहयोग प्रदान किया गया, चाहे कांग्रेस ओ पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी है, उस दौर में भारतीय लोकदल और जनसंघ जैसी पार्टियों ने, खासकर गैर कांग्रेसी पार्टियों ने जयप्रकाश नारायण का समर्थन किया और उन्होंने जयप्रकाश नारायण को इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी के रूप में पेश किया। तो इस प्रकार 1975 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार का आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया और 1975 में जो संसद मार्च का जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व किया, जो रैली जयप्रकाश नारायण ने की, ऐसी रैली भारतीय इतिहास में, स्वतंत्र भारत की राजनीति में ऐसी रैली कभी नहीं हुई थी। तो इस प्रकार गुजरात और बिहार के आंदोलनों के साथ जयप्रकाश नारायण के जुड़ने के साथ और अन्य राजनीतिक दलों के इस आंदोलन के जुड़ जाने के साथ दिल्ली में रामला मैदान में रैली और संसद, जनता का संसद मार्च जैसी घटनाओं में जयप्रकाष नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। जयप्रकाश नारायण ने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। यह बहुत प्रसिद्ध नारा है और जयप्रकाश नारायण से संबंधित एक अहम तथ्य है संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण का कहना था कि संपूर्ण क्रांति का नारा है भावी इतिहास हमारा है। इस तरह जयप्रकाश नारायण को इस बिहार आंदोलन का नेतृत्व करते हुए उन्हें इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी के रूप में पेश किया गया। अब चर्चा करेंगे
इस दौर में जो घटनाएं हुई जिनका परिणाम आपातकाल के रूप में सामने आया, उसके बारे में सूक्ष्म चर्चा हम पहले ही आपके साथ कर चुके हैं। वह बिंदु है न्यायपालिका के साथ सरकार का संघर्ष। न्यायपालिका के साथ सरकार के संघर्ष का जो कारण था वो मौलिक अधिकारों से संबंधित था। सरकार का ये कहना था कि वह जनता की भलाई के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में काट छांट कर सकती है, उन्हें सीमित कर सकती है, उसमें कटौती कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने संसद और सरकार के इस निर्णय को संविधान के विरुद्ध बताते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। जो मूल रूप से 3 प्रमुख मुद्दे थे न्यायपालिका और सरकार के बीच में तनाव के, वो पहला कारण था कि सरकार का ये कहना था कि मौलिक अधिकारों में संसद को कटौती करने का अधिकार है। इस पर भी न्यायपालिका ने ऐतराज़ जताया, इसे स्वीकार नहीं किया। दूसरा, सरकार का ये कहना था कि सरकार संपत्ति के अधिकार में काट छांट कर सकती है। न्यायपालिका के द्वारा कहा गया कि यह संविधान के मूल ढांचे से संबंधित मामले हैं, सरकार को इसमें काट छांट करने का अधिकार नहीं है। तीसरा, सरकार का ये कहना था कि वह मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। तो इस बारे में भी न्यायपालिका ने यही कहा कि सरकार को मौलिक अधिकारों से काट छांट करने का कोई अधिकार नहीं है, इन्हें सीमित करने का कोई अधिकार नहीं है। उसने मूल संरचना का तत्व बताया। बहरहाल सरकार ने न्यायपालिका के इस कदमों को गरीब कल्याण के कार्यक्रमों को लागू करने में रोड़े अटकाने का आरोप लगाते हुए न्यायपालिका और सरकार के बीच में तनाव हो गया। न्यायपालिका और सरकार के बीच में तनाव का दूसरा जो अहम पहलू है वह है 1973 में मुख्य न्यायाधीश का, भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश का पद खाली हुआ। 1973 में ही केशवानंद भारती मामले में न्यायपालिका के द्वारा निर्णय सुनाया गया था, जो सरकार के कदमों के विरुद्ध था, सरकार के मत के विरुद्ध था। 1973 में जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हुआ तो सरकार ने परंपरा के विपरीत, क्योंकि परंपरा रही थी आज़ादी के बाद से कि भारत के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था, लेकिन 1973 में इंदिरा गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया और इस परंपरा को तोड़ते हुए 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करते हुए ए एन रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश घोषित कर दिया गया। 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी की गई और इनके बाद के वरिष्ठता वाले न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश ए एन रे के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कर दिया गया। सरकार और न्यायपालिका के बीच में दूसरे संघर्ष का यह कारण था, क्योंकि यह निर्णय जिन न्यायाधीशों ने सुनाया था, यह निर्णय अर्थात केशवानंद भारती मामले में जिन न्यायाधीशों ने सरकार के विरुद्ध फैसला सुनाया था, ये तीनों ही न्यायाधीश उस फैसले में शामिल थे जिन्होंने सरकार के कदमों के विरुद्ध निर्णय सुनाया। तो इसीलिए इस निर्णय को विवादास्पद निर्णय के रूप में लिया गया। मौलिक अधिकारों की कटौती, केशवानंद भारती मामला और 1973 में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का मामला, ये सारे मामले सरकार और न्यायपालिका के बीच में होने वाले संघर्ष से संबंधित हैं। लेकिन न्यायपालिका और सरकार के बीच में संघर्ष का चरम बिंदु तब आया और कहीं ना कहीं आने वाले आपातकाल की यह दस्तक दे गया जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के सांसद के रूप में निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया। तब न्यायपालिका और सरकार के बीच में संघर्ष का चरम बिंदु आ गया और इसके बाद होने वाली घटनाओं के रूप में ही देश में 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। तो हमने ये देखा कि किस तरह आर्थिक संदर्भ हो, चाहे राजनीतिक घटनाक्रम हो या फिर न्यायपालिका से संघर्ष हो, जनता का बढ़ता हुआ आक्रोश
तेल की कीमतों में वृद्धि, महंगाई, मानसून की असफलता, छात्रों का आंदोलन, आर्थिक कठिनाइयाँ, बांग्लादेश युद्ध के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला बोझ, छात्रों का आंदोलन, रेलवे की हड़ताल, ये सारे संदर्भ हैं जिन्होंने देश में आपातकाल की स्थितियों को आने में, जिनकी संदर्भ रूप में हम भूमिका का अध्ययन इस वीडियो के दौरान कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आने वाले वीडियो में हम आपातकाल के बारे में चर्चा करेंगे कि आपातकाल कब लागू हुआ, आपातकाल के दौरान जो घटनाएं हुई उनके बारे में चर्चा करेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा जून 1975 में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक घोषित कर दिया गया और यह न्यायपालिका और सरकार के बीच संघर्ष का इसको चरम बिंदु कहा जाता है। इसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम भी देश में बदले और एक बड़ी रैली का देश में आयोजन किया गया। जयप्रकाश नारायण ने इस बड़ी रैली का नेतृत्व किया। देश में ऐसी रैली आज़ादी के इतिहास में नहीं हुई थी और इन्हीं सारी परिस्थितियों के बाद 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। तो इन आपातकाल के बारे में अगले वीडियो में हम विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे। तो चैनल पर इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस के साथ हम आपके साथ पुनः मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।